स्टूडेंट्स क्लास 10th की अपनी इस जर्नी को हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ले आए हैं, जो कि क्लास 9th से आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो और क्लास 10 तक आप उसको स्टडी करते हैं। और क्लास 10th में 3 एंड 5 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, इसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नेम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, उसमें जो फर्स्ट कंट्री हम स्टडी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम स्टडी करते हैं, वो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। चैप्टर 1 का नेम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म इन यूरोप का जो ओरिजिन है उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन माना जाता है, यानी स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म या स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इसका ओरिजिन फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और उसके इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म is related to French Revolution, as you can see here. So in this video lecture, we're going to unveil how in 1789 revolution sparked a new era. ये जो revolution है, ये एक नया era start करता है, क्लियर, जो कि नेशनल आइडेंटिटी ऑफ फ्रांस और यूरोप को पूरी तरह से चेंज करके रख देता है। So let us discuss some of the important things or incidents that were happened during the French Revolution. Number 1 is creating a collective identity. तो during French Revolution जो नेशनलिस्ट हैं वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं फॉर द होल फ्रेंच नेशन और द पीपल हु आर लिविंग इन फ्रांस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच नेशनल आइडेंटिटी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, फ्रांस एज द फादरलैंड, ला पैट्री फॉर ऑल फ्रेंच पीपल। तो फ्रांस को वो कहते हैं कि फ्रांस हमारा फादरलैंड है, यानी जैसे हम इंडिया में मातृभूमि कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पैतृक भूमि है हमारी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रांस बीइंग रेफर्ड टू एज ला पैट्री अंडरस्कोर्स द नेशंस कमिटमेंट टू यूनिफाइंग द सिटीजन। इसका मतलब लोगों को एकजुट करने के लिए वो कंट्री को ला पैट्री या फादरलैंड का नेम देते हैं। नंबर 2, सिटीजन्स रेफर्ड टू एज सिटिजन। तो सिटीजन्स के लिए वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है सिटिजन। ये एक फ्रेंच वर्ड है, क्लियर, जिसमें वो सभी फ्रेंच पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। द टर्म सिटिजन रिप्रेजेंट्स अ पिवटल शिफ्ट टू द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल इन फ्रांस। तो मोनार्की से अब हटकर जब डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर लोगों को सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द ट्राई कलर फ्लैग। नेक्स्ट पार्ट कि वहां पर ट्राई कलर फ्लैग बनाया जाता है, जो कि देश की नेशनलिज्म का एक सिंबल बनता है। जैसे हमारी कंट्री का ट्राई कलर फ्लैग है इंडिया का, वो हमारे देश का एक सिंबल है। तो वहाँ एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया जाता है जिसमें 3 कलर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 4, 3 कलर्स रिप्रेजेंट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब ये 3 कलर रिप्रेजेंट करते हैं आज़ादी, समानता और अपने अधिकार को। यानी हम अब मोनार्की से बाहर आकर स्वयं का शासन चला रहे हैं, जिसको वो एक ट्राई कलर फ्लैग से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ब्लू कलर लिबर्टी, व्हाइट कलर इक्वालिटी और रेड कलर फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। Let us move ahead in this topic. Now let us talk some of the measures introduced by the revolutionaries. तो revolutionaries कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। उनमें नंबर 1 होता है इलेक्शन ऑफ द एस्टेट जनरल। तो एस्टेट जनरल के लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक्टिव सिटीजन्स को नेशनल असेंबली का पार्ट बनाया जाता है। नंबर 2, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू हाइम्स। इन एन एफर्ट टू फॉस्टर नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी, रेवोल्यूशनरीज कंपोज न्यू हाइम्स। नए नए सॉन्ग्स, देशभक्ति के नए नए म्यूजिक, ये वो बनाते हैं और इससे देशभक्ति की भावना को जगाने की कोशिश करते हैं। टेकिंग ऑफ ओथ, यानी शपथ लेना। जैसे क्लास 9th में आपने स्टडी किया था, टेनिस कोर्ट ओथ बहुत फेमस है। तो रेवोल्यूशनरीज ट्राई करते हैं कि लोग लॉयल्टी दिखाएं अपने कंट्री की तरफ। नेक्स्ट इज कॉमेमोरेशन ऑफ मैट्रियर्स। तो उन लोगों को ऑनर करने के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया कंट्री और रेवोल्यूशन के लिए, तो उनको ऑनर करने के लिए कॉमेमोरेशन ऑफ मैट्रियर्स किया जाता है। Now let us come to the next slide. Now some of the administrative changes were happened during that French Revolution era. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस शासन के तौर पर चेंजेस किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। केंद्रीय कंट्रोल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शासन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, जिससे यूनिफॉर्म लॉज सभी सिटीजन्स पर अप्लाई हो। नंबर 2, यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ यूनिफॉर्म लॉज अप्लाई होंगे, यानी ऐसे लॉज जिन पे सारे नागरिक उस लीगल फ्रेमवर्क के लिए समान होंगे, यानी इससे इक्वालिटी प्रमोट होगी।
The introduction of uniform law promotes equality among the citizens. Next part is abolition of internal custom duties and dues. तो कंट्री के अंदर जिस तरह का भी हमारा कस्टम ड्यूटी का प्रोसेस था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और नए वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं, नए तरह के वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट, एबोलिशन ऑफ द एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉर मेजरमेंट. तो इंटरनल ड्यूज कस्टम्स को रिमूव करने के बाद एक सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, जिसमें हमने बहुत अच्छे से फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझा, जो कि हमारे क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेशनलिज्म में क्या रोल है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी